बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स पॉलीमर्स होती हैं अमाइनो एसिड्स का। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू और बन जाती हैं प्रोटीन्स। अब अमाइनो एसिड्स में जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। प्रोटीन्स सेल के अंदर मौजूद सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है और तकरीबन 50% जो ड्राई वेट है सेल का वो प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। तकरीबन 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स सेल के अंदर मौजूद होते हैं और ये इनमें से 25 टाइप्स जो हैं वो प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोटीन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन्स जो हैं वो कितनी किस्म के अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, तो जितनी भी लाखों हजारों टाइप्स की प्रोटीन्स दुनिया में पाई जाती हैं वो 20 अमाइनो एसिड से ही मिलकर बनती हैं। लिंकेज जो एक अमाइनो एसिड के कार्बन जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप का हिस्सा है और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के दरमियान बनता है, उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसे CN लिंकेज भी कहते हैं, जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक अमाइनो एसिड का और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप अपने कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बनाता है। ग्लाइसाइल एलानीन दो अमाइनो एसिड से मिलकर बनने वाला एक डाइपेप्टाइड है। हर प्रोटीन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उसके नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की वजह से होती हैं, क्योंकि हर प्रोटीन के अंदर देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स और फिर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड भी जो है वो हर प्रोटीन के अंदर डिफरेंट होता है। तो इस वजह से शेप भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल की डिफरेंट होती है और फिर उसकी प्रॉपर्टीज भी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। सेंगर सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने अमाइनो एसिड का सीक्वेंस किसी भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर स्टडी किया था। उसने इंसुलिन को स्टडी किया और बताया कि इंसुलिन जो प्रोटीन है इसमें टोटल 51 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं और ये 51 अमाइनो एसिड्स दो चेन्स के अंदर मौजूद होते हैं। एक चेन में 21 अमाइनो एसिड्स और दूसरी चेन में 30 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं और ये दोनों चेन्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ और एक इंसुलिन का मॉलिक्यूल बन जाता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो है ये 4 चेन से मिलकर बना होता है। इन 4 चेन्स में दो अल्फा चेन्स होती हैं और दो चेन्स बीटा कहलाती हैं। हर अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, जबकि हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं और अगर आप इन्हें एड अप करें तो इन ऑल 4 चेन्स के टोटल अमाइनो एसिड्स की तादाद जो बनती है वो 574 बनती है। देयर आर अवर 10,000 प्रोटीन्स इन ह्यूमन बॉडी। तकरीबन 10,000 प्रोटीन्स जो हैं वो इंसानी जिस्म में मौजूद होती हैं और ये सब की सब मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोटीन्स हैं वो उन्हीं 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हैं जिनका नंबर और सीक्वेंस हर प्रोटीन के अंदर डिफरेंट होता है। अमाइनो एसिड का क्या सीक्वेंस होगा प्रोटीन में, ये डिपेंड करता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के ऑर्डर पे। तो एक डिजीज डिस्कस करते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन की, जिसमें बीटा चेन में सिर्फ एक अमाइनो एसिड जहां पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं होता। तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में टोटल आपको पता है दो अल्फा चेन्स हैं, दो बीटा चेन्स हैं, तो सिर्फ एक जगह पे बीटा चेन में 574 अमाइनो एसिड्स में से ऑन द होल एक जगह पे सिर्फ ग्लूटामिक एसिड मौजूद नहीं होता। जब वो नहीं मौजूद होता, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलाइन मौजूद होता है,
तो हीमोग्लोबिन माल फंक्शन हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती। जब वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती तो जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से। तो सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है वो मुकम्मल प्रोटीन को मालफंक्शन कर देता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड चेन जब एक दूसरे के ऊपर क्वाइल हो जाती हैं तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है। अल्फा हेलिक्स जो है इनकी ज्योमेट्री इस तरह की होती है कि हर टर्न जो होता है हेलिक्स का वो उसके अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एकोमोडेट होते हैं। टर्शरी प्रोटीन तब बनती हैं जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को बेंड करती है, फोल्ड करती है अपने ऊपर ही, और एक ग्लोबुलर सी शेप जो है वो इख्तियार कर लेती है। क्वार्टनरी प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं बहुत सारे टर्शरी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स का। तमाम के तमाम एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, माइलेज, लाइपेज, पेप्सिन वगैरह। आपको पता है कि एंजाइम्स आपके सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसा कि इंसुलिन वगैरह। हार्मोन्स आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। फिर एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये भी प्रोटीन होती हैं और ये आपकी बॉडी की हिफाजत करती हैं पैथोजेंस के खिलाफ। फिर कुछ प्रोटीन्स ब्लड क्लॉटिंग के अंदर अहम किरदार अदा करती हैं जैसा कि फिब्रिनोजेंस, और ये आपकी बॉडी में से खून को जाया होने से बचाती हैं किसी भी इंजरी के बाद। उसके अलावा जब ऑर्गेनिज्म ने मूव करना है या किसी ऑर्गन ने मूव करना है तो वो मसल्स के जरिए मूव करेगा, और इन मसल्स के अंदर भी एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। क्रोमोसोम की जो मूवमेंट होती है एनाफेज में सेल डिवीजन के, वो भी प्रोटीन्स की वजह से होती है, क्योंकि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं वो मौजूद होती हैं स्पिंडल फाइबर्स में। और फिर जो प्रोटीन जब मुकम्मल हो जाती है, जब फंक्शनल हो जाती है, तो तब हम लफ्ज प्रोटीन यूज करते हैं, वरना वो पॉलीपेप्टाइड ही कहलाएगा। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एक पॉलीपेप्टाइड पे भी मुश्तमिल होती हैं, कुछ में दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड मौजूद होते हैं। जैसा कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड है जो कि 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड या चेन्स कहलाती हैं। अमाइनो एसिड्स आपस में लॉन्ग चेन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बना के ज्वाइन करते हैं। ये रिएक्शन जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ये कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। प्रोटीन्स काफी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। बायोकेमिस्ट ने इनके स्ट्रक्चर्स को 4 लेवल्स पे डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले प्राइमरी लेवल आता है, सबसे सिंपल लेवल है ये। फिर सेकेंडरी लेवल, फिर टर्शियरी लेवल, और फिर प्रोटीन जो है वो कुछ क्वार्टरनरी लेवल के ऊपर भी स्ट्रक्चर जो है वो शो करती हैं। प्राइमरी लेवल बहुत ज्यादा सिंपल है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आप बस प्रोटीन के नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोटीन है जिसके अंदर 10 अमाइनो एसिड मौजूद हैं, तो ये पहली बात हो गई नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। फिर वो अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, ये हो गया टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। और फिर उनका सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले कौन सा अमाइनो एसिड है, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे नंबर पे। तो ये आप प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में प्रोटीन्स 5 अमाइनो एसिड से ज्यादा अमाइनो एसिड्स पर कम से कम मुश्तमिल होती हैं। मिसाल एक बहुत छोटी सी प्रोटीन की ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं, इंसुलिन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 51 अमाइनो एसिड्स हैं 2 चेन्स के अंदर। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो कोड है उसका वो जीन है। जीन पे जो कोड लिखा हुआ है वही मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्रिप्ट होगा, और फिर उसी मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेट होगी। उसी के ऊपर जो कोडिंग हुई है अमाइनो एसिड असेंबल होंगे, और फिर वो आपस में एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनते हुए आपस में ज्वाइन होंगे, ट्विस्ट होंगे, टर्न होंगे, 3 डायमेंशनल शेप के अंदर आ जाएंगे, और तब जाके प्रोटीन फंक्शनल होगी। पहली
जो 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग है उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कह लें आप। जब कॉम्बिनेशंस ऑफ अमाइनो एसिड जो कि एक चेन में जुड़े हुए हैं वो फोल्ड होना शुरू होंगे मुख्तलिफ शेप्स में, मुख्तलिफ पैटर्न्स में, जैसा कि स्पाइरल शेप्स के अंदर, तो फिर वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। जब ये शेप्स बनती हैं, एक्चुअल में अमाइनो एसिड ट्विस्ट करते हैं अपने आप को और एक ऐसी शेप बनाते हैं जो कि ज्यादा स्टेबल हो, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ज्यादा स्टेबल हो जाएं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन नॉर्मली 2 स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। पहला स्ट्रक्चर जो सबसे कॉमन है वो है अल्फा हेलिक्स या स्पाइरल स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टेबलाइज होके अल्फा हेलिक्स की शक्ल, एक स्पाइरल सी शक्ल बना लेते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो बी प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट्स का है। ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है जिसमें 2 से ज्यादा अमाइनो एसिड चेन्स एक दूसरे के पैरेलल आती हुई एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है वो ना सिर्फ अमाइनो एसिड के सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, बल्कि कुछ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अल्फा हेलिक्सेस बनाते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बीटा प्लेटेड शीट्स का स्ट्रक्चर प्रेफर करते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन दोनों चीजों के ऊपर बुनियादी तौर पर कायम है। जो 3 डायमेंशनल शेप है प्रोटीन की वो उसे देगा उसका टर्शरी स्ट्रक्चर। अब सीक्वेंस जो अमाइनो एसिड्स का है, जो अल्फा हेलिक्सिस प्रोड्यूस करेगा या बीटा प्लेटेड शीट्स प्रोड्यूस करेगा, वो बेंड हो जाएगा कुछ खास जगहों पे, और वो जो बेंडिंग है वो डिपेंड करती है अमाइनो एसिड्स की नेचर पे। अब क्योंकि ज्यादातर जो प्रोटीन्स हैं वो सेल के अंदर मौजूद होती हैं और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में वाटर मौजूद है, तो कुछ अमाइनो एसिड्स जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो वाटर को पसंद नहीं करते, तो ऐसे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स में या अल्फा हेलिक्स में, वो 3D शेप में आते हुए अपने आप को अंदर की तरफ मूव करवा लेते हैं, यानी कि दे टेंड टू पॉइंट इनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि बाहर पानी होगा, तो क्योंकि पानी होगा और वो हाइड्रोफोबिक हैं और वो इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते पानी के साथ, तो वो अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इसके मेंटेन होते हुए कुछ आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे और फिर कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी बनेंगे। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये तीनों तरह के बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, इनकी जो एग्जैक्ट शेप है, और इनके अंदर ये एबिलिटी भी होती है कि वो थोड़ा सा अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। अगर आप एंजाइम के इंड्यूस फिट मॉडल को रिकॉल करें तो उसमें कॉशलैंड ने यही कहा था कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है। तो ये रोल इन्हें इसी वजह से मिला है क्योंकि इनके अंदर जो आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और स्पेशली जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं वो अपने आप को रीएडजस्ट करते रहते हैं। बहुत सारी जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो उनके टर्शियरी स्ट्रक्चर की वजह से है। कैरेटिन की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं, और कैरेटिन आपके बालों में और आपके नाखूनों के अंदर मौजूद है, और आपके नाखून इसी वजह से काफी ज्यादा टफ होते हैं, आपके बाल भी इसी वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होते हैं, क्योंकि कैरेटिन प्रोटीन वहां पे मौजूद होती है, और कैरेटिन प्रोटीन में बहुत सारे डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं। अगर एक प्रोटीन सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड पे मुश्तमिल है और टर्शरी स्ट्रक्चर ही उसकी फाइनल शेप मॉलिक्यूल की जो फंक्शनल शेप होगी वो होगी। इफ हाउएवर द प्रोटीन हैज मोर देन वन, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स उसमें मौजूद हैं, तो फिर वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर पे भी जा सकता है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है ये बहुत सारे, जब टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन जाता है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में हाईली कॉम्प्लेक्स टर्शियरी चेन्स आपस में एग्रीगेट होती हैं। अब इसमें
तीन तरह की इंटरेक्शंस मौजूद होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड्स तो यहां पर भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस यहाँ पे बन जाती हैं और मुख्तलिफ जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं वो एक एग्रीगेटेड फॉर्म के अंदर फिर एग्जिस्ट करते हैं। फाइनल जो 3D स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो दो तरह की फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। द फर्स्ट वन इज फिब्रियस एंड द सेकंड वन इज ग्लोबुलर। फिब्रियस प्रोटीन्स जो हैं इनमें ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो कि बाइंड करने के बाद लंबे फाइबर या शीट्स बना लेते हैं। ये फिजिकली काफी ज्यादा टफ होती हैं और ये पानी के अंदर बिल्कुल भी हल नहीं होती। जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं इसमें जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्फेरिकल हो सकते हैं, ग्लोबुलर हो सकते हैं, यही वजह है कि इनका नाम भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। ज्यादातर ग्लोबुलर प्रोटीन्स पानी में हल हो जाती हैं और इनका कोई ना कोई बायोकेमिकल फंक्शन होता है। एग्जाम्पल इसकी है एंजाइम्स, जो कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। प्रोटीन्स कितनी स्टेबल होती हैं? फाइनल शेप ग्लोबुलर प्रोटीन्स की जो है इसमें वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस मौजूद होती हैं जैसा कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह। और प्रोटीन्स टेम्परेचर से काफी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जैसे ही 40 डिग्री सेल्सियस से आगे जाता है, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और जो बॉन्ड्स जिन्होंने होल्ड किया हुआ है टर्शियरी स्ट्रक्चर को या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को आपस में, वो टूटना शुरू हो जाते हैं और जो शेप है वो प्रोटीन की चेंज होना शुरू हो जाती है। और जब प्रोटीन की शेप चेंज हो जाएगी तो वो डीनेचर हो जाएगी, और डीनेचर जब हो जाती है प्रोटीन तो वो फंक्शनल नहीं रहती। मुख्तलिफ प्रोटीन्स मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे डीनेचर हो जाती हैं। कुछ तो 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस या उससे पहले ही डीनेचर होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो 60 डिग्री सेल्सियस तक डीनेचर नहीं होती। ये अगर सिंप्लीफिकेशन होगी कि अगर हम ये कह दें कि 44 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएगा क्योंकि प्रोटीन्स उसकी डीनेचर हो जाएंगी। तो प्रैक्टिस में ऑर्गेनिज्म मर जाता है क्योंकि मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो जाता है। अब जब मेटाबॉलिक इम्बैलेंस इस वजह से हो जाता है क्योंकि एंजाइम की वर्किंग का जो रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। प्रोटीन्स केमिकल कंडीशंस की वजह से भी डीनेचर हो सकती हैं। ऐसे केमिकल्स जो कि बॉन्ड्स को इफेक्ट करते हैं वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। तो जरा सा भी अगर प्रोटीन की शेप के अंदर फर्क आ जाएगा उसके बॉन्ड टूटने की वजह से, तो उसका फंक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो कुछ प्रोटीन्स हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं पीएच से, जरा सा चेंज पीएच में उस प्रोटीन की फंक्शनैलिटी को मुतासिर करेगा और वो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको एंट्री टेस्ट के हवाले से तमाम तर वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।